रहे हैं न्यूज आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आमना सामना में। केंद्रीय जांच ब्यूरो और परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने जिस तरह गैर बीजेपी दलों के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उसने इन दिनों एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को मजबूती दी है। पिछले दिनों 10 प्रमुख विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां कांग्रेस की सरकार है और ईडी को लेकर राज्य में विवाद के साथ सियासत भी गर्मा गई है। किस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी का हथियार बनी ईडी। सीएम भूपेश का आरोप, विपक्ष के खिलाफ मुहिम, कांग्रेस सरकार को किया जा रहा बदनाम। भूपेश बघेल ने ईडी को बताया बीजेपी का एजेंट, भस्मासुर के तौर पर काम कर रही ईडी। बीजेपी ने किया कांग्रेस सरकार पर पलटवार, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रही ईडी। कोल घोटाला और शराब घोटाले का किया पर्दाफाश। ईडी को बीजेपी का एजेंट बताना भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश मात्र। छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। आईटी छापे के बाद मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में छापा मारकर कोल घोटालों को पकड़ा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री की उप सचिव आईएएस और कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत आधा दर्जन लोग जेल में हैं। ईडी ने कोल घोटालों से संबंधित लोगों की सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच भी की, जिसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटालों को पकड़ा और उसमें भी शराब घोटालों के किंगपिन अनवर डेवर समेत आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारियों और अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि ईडी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एजेंट और भस्मासुर की तरह काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे। दूसरी तरफ राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि ईडी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के खात्मे का काम कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ईडी ने राज्य में न केवल कोल घोटालों और शराब घोटालों का पर्दाफाश किया है, बल्कि प्रामाणिक रूप से घोटालों को सिद्ध भी किया है और भ्रष्टाचारों को जेल भी भेजा है। बीजेपी का कहना है कि ईडी ने तो सार्वजनिक रूप से सारे तथ्य उजागर किए हैं और पूरे मामले को प्रामाणिक रूप से कोर्ट पहुंचाया है। ऐसे में ईडी को बीजेपी का एजेंट कहना भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश मात्र है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के लिए ईडी भस्मासुर है, तो इसमें बुराई क्या है। ईडी के रिलीज से प्रमाणित हुआ कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है। देश का ये अनोखा प्रदेश है जहां शराब के घोटाले के रूप में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। प्रदेश के 800 दुकानों में देसी और कच्चा शराब अवैध रूप से बेचा गया, जिसे वैध रूप से बेचा नहीं जा सकता था। डिस्टिलरी से सीधे दुकान में भेजा गया, नकली होलोग्राम लगाया। एक तरफ 1200 से 1500 करोड़ रुपए इस नकली शराब, अवैध शराब और होलोग्राम, नकली होलोग्राम से कमाया गया। जो भी इस देश के अंदर में बेईमानी करेगा, जनता के पैसे को लूटने का काम करेगा, वो भस्म हो जाएगा। और भस्म करने के लिए ही ईडी है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश से भस्म कर दिया जाए। और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक के देश के खजाने को लूटेंगे, प्रदेश के खजाने को लूटेंगे।
और भूपेश बघेल जी, आपके इर्द गिर्द तो बहुत सारे भस्मासुर हैं, और अपराधियों को संरक्षण दोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे तो आने वाला समय में आप भस्म होने वाले हो, ये तय है। आपके अंतरंग की आवाज खुद निकली है। कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री भले ही ईडी को बीजेपी के एजेंट कहते हों, ईडी पर राजनीतिक दुर्भाग्यवश कार्यवाही का आरोप लगाएं, लेकिन ईडी ने छत्तीसगढ़ में कोल और शराब घोटालों का पुख्ता प्रमाण के साथ पर्दाफाश किया है। यही वजह है कि न्यायालय में भी ईडी मजबूती के साथ टिकी है। यही वजह है कि गिरफ्तार अधिकारियों को इन मामलों में जमानत नहीं मिल पा रही है। न्यूज आवर के लिए रायपुर से डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए, इस कार्यक्रम में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, साथ ही साथ सौरभ साहू कांग्रेस प्रवक्ता और इसके साथ ही अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सौरभ साहू आपका रुख करना चाहूंगी कि जब आप केंद्र सरकार में थे तब आप पर भी यही आरोप लगाते थे। उस समय बीजेपी कहती थी कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है। काजल जी, आपकी आवाज कट गई आखिरी लाइन, लेकिन मुख्य रूप से मेरे ख्याल से मैंने बात सुन ली है जी। तो मैं जवाब देता हूं। जब ईडी के मामले की जहां तक बात है, तो आज जिस तरीके के हालात देश में है, आपने यहाँ ही नहीं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा मैं, पूरे देश में ही अगर देखेंगे तो जहां जहां विपक्ष है, भाजपा के विरोधी पार्टी, भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी है, तो ईडी के द्वारा कार्यवाही उन्हीं राज्यों में की जा रही है। भाजपा क्या ये कहना चाहती है कि जहां जहां उनका शासन है वहां पर कोई किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की अनियमितता नहीं है, उसका प्रमाण देना चाहती है, या फिर ये राजनीतिक रूप से परेशान करने वाली बात है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा काजल जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को विशेष रूप से फटकार लगाई थी कि भय का माहौल ना पैदा करें। उनके तरफ से लिखित एक जारी हुआ था आदेश कि ईडी अपने दायरे में रह के और जिस तरीके से उसकी नीतियां बनी है, जांच की नीतियां जो बनाई जाती है, उस दायरे में रह के वो काम करें। एक डाटा मैं देना चाहूंगा काजल जी, 2014 के पहले की अगर हम बात करें, जब यूपीए का शासन काल था, तो ईडी के द्वारा जो दर्ज किए गए मामले थे वो लगभग 113-115 के आसपास होते थे। लेकिन जब 2014 से लेके अभी तक की अगर बात करें तो 3010 से भी ज्यादा मामले ईडी ने दर्ज किए हैं। और इसकी भी जांच हो गई है कि जब 3010 मामले हैं, उसमें से करीब 93 से 94% मामले जो हैं वो विपक्ष के ऊपर हुए हैं। और इससे भी बड़ी एक बात यहां पर आती है कि जितने मामले ईडी 2014 के बाद दर्ज की है, उसमें 0.48% उनका कन्विक्शन रेशियो है। तो कन्विक्शन रेशियो है, मतलब क्या कहना चाहिए कि 200 में एक मामले ही वो प्रूव कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। और जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि ईडी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो ये इसमें कहीं दो राय है नहीं, क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ के अंदर तो मुद्दा विहीन है ही। जिस तरीके से कांग्रेस के भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृतियों को वापस जिंदा किया है, छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दी है, पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। तो इस सारी बातों से भाजपा बौखलाई हुई है। इनके राज्य के ही नहीं, केंद्र तक के सारे नेता भाजपा के कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में छवि है उससे बौखलाए हुए हैं, और इनके अंदर डर है कि अभी 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो कर्नाटक की जैसे यहाँ भी हाल ना हो जाएंगे। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं और अननेसेसरी के ये आनंद फानंद में कुछ भी बयान दे रहे हैं। तो ईडी के कार्यवाही से एकदम स्पष्ट है, और ईडी कहीं ना कहीं पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। 2014 के पहले की बात थी तो जहां ईडी की कार्रवाई हो गई तो बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती थी, लेकिन आजकल ईडी तो जहां तहां पहुंच जा रही है, परेशान करने के हिसाब से पहुंच जा रही, कोई विशेष उनके पास तथ्य नहीं होते फिर भी वो पहुंच जाती है। तो इससे स्पष्ट है कि ईडी उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है और इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास भाजपा कर रही है। ठीक है, चलिए निशिकांत जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंट के रूप में काम कर रही है भाजपा। अब उनका तो यही काम है, उनको तो आरोप लगाना ही है। लेकिन अभी जो आंकड़े दे रहे थे हमारे भाई सौरभ साहू जी, उन्होंने कहा कि 3010 मामले हैं जिसमें 93 या 94% विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है। मुझे जहां तक जानकारी है 175 लोगों पे कार्रवाई हुई है जो नेता कहलाते हैं, बाकी सारे अधिकारी और व्यापारी है।
रही बात का छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में अधिकारी और व्यापारी गए हैं जेल में, सिंडिकेट खुला है, इसमें कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? क्यों खड़ी हो रही है? उनके समझ जाके ईडी के समझ खड़ी हो रही है और बता रही है कि हम भी इसमें शामिल हैं। अभी तो सिर्फ व्यापारी और अधिकारियों को कार्रवाई हुई है। अच्छा, ये बोल रहे ईडी मिली हुई है, तो एक चीज ये भी बताइए मुझे कि क्या न्यायालय भी मिली हुई है जो 8 महीने 9 महीने से इनको बेल नहीं दे पा रही है? टोटल मामला क्या है कि प्रदेश में जनता के संसाधनों को विस्तृत तरीके से एक सिंडिकेट बना के लूटने का काम जो माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे किया जा रहा था, और जो सुपर सीएम कही जा रही थी सौम्या चौरसिया, उसके सिंडिकेट ने इतना बड़ा घालमेल किया। उसके बाद अगर केंद्रीय एजेंसी आके जांच करती है और जो चीजें बाहर निकली है, 200 250 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, बेनामी संपत्ति, सोना निकल रहा है अधिकारी और व्यापारियों के घर से, नगद बरामद। अच्छा, एक चीज और मैं काजल आपसे पूछता हूँ कि जो ये चीजें बरामदगी हो रही है, क्या वो भी भाजपा या ईडी ने प्लांट कर दिया उनके घर में या ऑफिस में? अजीब सा तर्क है इन कांग्रेसियों का, समझ से बाहर है। माँ बेटा वहां बेल पे हैं, बाकी लोग यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो आप बोलते हैं चोरी भी करो, प्रदेश की जनता के संसाधनों को लूटो भी, और लूटने के बाद आप बोलोगे नहीं हम तो शरीफ हैं। भैया, ऐसी शराफत करेंगे तो प्रदेश में क्या, आप देश पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। आपकी जो कार्य हैं, आप किस कार्य के नाम से आए थे प्रदेश में? जनता को सहूलियत देने के नाम से आए थे, लेकिन आपने ऐसा काम किया, ये जितने बागड़ बिल्लों को आपने इकट्ठा करके पूरे प्रदेश के संसाधनों को लूट लिया, और लूटने के बाद बोलते हो कोई कार्रवाई नहीं होगी। मूक दर्शक बना रहे केंद्रीय एजेंसी, ऐसा संभव नहीं है। और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जब इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम डीएमएफ की बात उठाते विधानसभा में बंदर बांटती थी, ये सुनते नहीं है। जयसिंह अग्रवाल जब रानू साहू पे आरोप लगाता है, ये सुनते नहीं है। जब रानू साहू की संपत्ति अटैच हो गई तो भी नहीं सुनते हैं, न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। सारा पैसा हमारे पिताजी का है, हम घर लेके जाएंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। क्यों नहीं कार्रवाई की जाएगी? जब आप चोरी डकैती करोगे प्रदेश में, जनता के हित को लूटोगे, छत्तीसगढ़िया हित की बात करने वाले छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूट लिए, उस समय जनता से सरोकार नहीं था आपका। तो यही विषय है कि ईडी के नाम पे ये जो बोल रहे हैं कि भस्मासुर है, वास्तव में भूपेश बघेल जी ये सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को भस्मासुर बनाए थे। ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर हाथ रख दिया है। अब स्थिति आपके सामने है कि क्या स्थिति बनी हुई है, कब कौन चला जाए अंदर किसी को पता नहीं है। तो इतना लूटने से पहले सोचना था। ठीक है, हमको किस बात का डर है? हम तो 2018 में ये हार चुका था चुनाव, अभी तो हम चुनाव में आ रहे हैं, अभी तो हमने पत्ता खोला ही नहीं है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, उस पर आपको आरोप लगाना है भाजपा पे। ठीक है, बिल्कुल। मैंने आपको देख लिया था सौरभ जी पहले, लेकिन आपसे पहले मैं अनिल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, हाल ही में 10 विपक्ष दलों ने केंद्र सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इस आरोपों में कितनी सच्चाई है? काजल जी, मेरी जी आपको आवाज आई मेरी? सर, आपका हेडफोन कनेक्ट है तो आप वो निकाल दीजिए, तब आप मुझे प्रॉपरली सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज भी मुझे नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है आवाज। ठीक है, मैं वापस से दोहरा रही हूँ अपना क्वेश्चन। जी सर, आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया? जी, आपने समय बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ कि हाल ही में 10 विपक्ष दलों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग का आरोप लगाया था, तो इन आरोप इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा था। तो हम देख रहे हैं कि आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके तहत राज्यों में सरकारें चलती हैं और केंद्र में भी केंद्र सरकार है जो इस देश के लोकतंत्र का पर्याय है। अब जब सरकारें होती है, इन सरकारों को नियंत्रित करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारें जांच एजेंसियां बनाती हैं। ऐसी जांच एजेंसी एक ईडी है, जिसको हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। इसके पहले सीबीआई है, राज्यों में सीआईडी काम करती है, जिसका ये मुख्य काम है कि अगर किसी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर किसी सरकार में कानून व्यवस्था टूट गई है या कोई विशेष केस हुआ है, उसकी जांच करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये सभी सरकार करती रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में भी केंद्र सरकारें ईडी का उपयोग करती रही है। अलग अलग राज्यों में जो सरकारें थी उनकी वहां पर जांच होती रही है।
और ये राजनीतिक दलों का धर्म है कि वे इन जांच एजेंसियों का सम्मान करें, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। अब जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ पर अभी ईडी का प्रभाव है। ईडी ने अपने पैर फैलाए हैं। ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो जांच कर रही है, उसने कुछ लोगों को पकड़ा है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, खनिज का मामला है, कोयले राजनीति का मामला है, ऐसे तमाम तरह के प्रकरण हैं जिससे लग रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ईडी जो है उसकी जांच कर रही है। इसके लिए उसने कुछ लोगों को पकड़ा है और जेल में डाला है। ठीक है। इसलिए सरकार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामलों के चलते घिरी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक तरफा नहीं है। बिल्कुल। जनता ये पूछ रही है कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इतना यहाँ पर सक्रिय है छत्तीसगढ़ में, तो वो न्यायवादी प्रक्रिया से कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है। जब ईडी ने पहली छापेमारी की तो ईडी ने साफ तौर पर बताया कि इतना राशि मिली या ये लोग गिरफ्तार किए गए या इनके यहाँ से इतनी संपत्ति मिली, लेकिन उसके बाद के जो छापे धीरे धीरे आए, जो ईडी ने समय समय पर मार रही है या अभी भी मार रही है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ईडी को इन छापों से मिल क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। क्या वो वाकई केंद्र सरकार के हाथों इस्तेमाल हो रही है, और यदि नहीं हो रही है तो जो छापे मारे गए हैं उसमें उसे मिल क्या रहा है। ऐसा विपक्ष ने भी घेरा और सरकार ने भी घेरा और आम जनता भी पूछ रही है। हालांकि जिस तरह ईडी ने संपत्तियां सीज की हैं, जिस तरह आईएएसओ को गिरफ्तार किया है, जिस तरह उन्होंने संपत्ति उजागर की है, जिस तरह उन्होंने चार्जशीट दायर की है, उसके चलते कांग्रेस कहीं न कहीं एक बचाव करती नजर आ रही है। वो ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो सपना है दूसरी बार सत्ता में आने का, वो ईडी की कार्रवाई के चलते ध्वस्त हो सकता है। इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा डरी हुई है। हालांकि वो बार बार हमले कर रही है और अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि सरकार के बहुत नजदीक ईडी पहुंचने वाली है। हो सकता है आगे चलती कोई बड़ी कार्रवाई करे, लेकिन ईडी को ये साबित करना होगा कि उसकी जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई निष्पक्ष थी, न्यायपूर्ण थी और एक भ्रष्टाचार के सिस्टम को खत्म करने के लिए उसने ये कार्रवाई की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि ईडी का छत्तीसगढ़ में स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कार्रवाइयां हो रही है वो एक तार्किक अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, जो कानून व्यवस्था है, वो दुरुस्त होनी चाहिए, तब ईडी की उपयोगिता का सही तर्क सामने समझ में आएगा, समझ में आ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं निशिकांत जी की कुछ बातों का जवाब दे देना चाहता हूं काजल जी कि उन्होंने एक बात जो कही कि बेनामी संपत्तियां जब्त कर रही हैं, और दूसरा जब व्यापारी लोग को ईडी जेल में डालती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है, वो विरोध क्यों करती है। तो मैं निशिकांत जी के जानकारी के लिए बात कहना चाहूंगा कि जब भी कांग्रेसी विरोध करते हैं तो हमारे जो नेता हैं, जैसे आदरणीय महापौर हैं एजाज ढेबर जी को उन्होंने समन किया और उसके बाद उनको हरासमेंट किया। एजाज ढेबर जी का बयान भी आया था आप लोगों के माध्यम से कि उनको किस तरीके से हरास किया जा रहा है और कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, जो रायपुर शहर के विकास का, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के विकास का कार्य किया जा रहा है, नहीं करने दिया जा रहा है। उसी तरीके से विनोद तिवारी जी को, देवेंद्र यादव जी को इस तरीके से जब गिरफ्तार किया जा रहा है, 5 मिनट की पूछताछ के लिए 12 घंटे बिठाया जा रहा है, तो एक किसी न किसी तरीके से ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला जो कार्य किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेसी उतरे थे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आदरणीय अनिल जी ने भी अभी ये बात को मेंशन किया कि ईडी का स्वागत है। अगर वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध सही में कार्रवाई करती है तो उसका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन भ्रष्टाचार में कांग्रेसी पूछ के वो कार्रवाई करे, ये हमको ठीक बात नहीं लगती। उनको अगर करना है तो निष्पक्ष रूप से हर मामले की जांच करें। 36,000 करोड़ का नान घोटाला था, चावल घोटाला, उसके तो तथ्य भी हैं। डायरी मिली है नान की, वहां पर सीएम मैडम का जिक्र है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम का जिक्र है। तो जहां पर तथ्य स्पष्ट है उसमें भी कार्य नहीं कर रही, ये ईडी की निष्पक्षता पे सवाल है। और आप पूरे देश में उदाहरण देखिएगा काजल जी कि जहां जहां पर लोगों के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस के थे या किसी भी विपक्षी दल के थे, जैसे ही वो सत्ता में परिवर्तन करते या अपनी पार्टी में परिवर्तन कर लेते हैं, तो ईडी का अचानक से उनके ऊपर से ध्यान हट जाता है।
तो जैसे ही भाजपा में जाते हैं तो क्या पूरा दूध के धुले हो जाते हैं? ये हमारा प्रश्न है। तो हम कुल मिला के जो बात कर रहे हैं वो उनकी निष्पक्षता के ऊपर और उनकी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। निशिकांत जी ने एक बात और कही कि हमने तो अभी पूरे पत्ते खोले नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? निशिकांत जी की एक बात का जवाब दे दूं काजल जी कि हमने पूरे पत्ते खोले नहीं है, तो ये क्या ईडी को और ज्यादा दबाव, जैसे कि अनिल जी बोल रहे थे कि अभी वो मुख्यमंत्री जी के और निकट जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा ईडी के ऊपर दबाव डालने वाले हैं कि वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जाके आरोप लगाए? यहाँ हमारे राज्य के बहुत सारे अधिकारियों ने ये बताया कि ईडी उनको दबाव पूर्वक सीएम का नाम लेने के लिए प्रताड़ित कर रही है, उनके परिवार वालों को। चलिए पूछ लेते हैं उनसे, निशिकांत जी पूछ लेते हैं। बिल्कुल सौरभ जी पूछ लेते हैं। निशिकांत जी बीजेपी प्रवक्ता जी कहिए। सौरभ जी अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए जो बातें इन्होंने कही कि दबाव का या हरासमेंट का, स्वयं एजाज ढेबर ने पब्लिक में आके मीडिया में बाइट दी कि किसी भी तरह का हरासमेंट हमको नहीं किया जा रहा है। उसी के विपरीत भूपेश बघेल जी ने क्या कहा कि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण विषय क्या है, आप देखिए शराबबंदी को लेके आए थे आप जिस वायदे से, उसके बाद दो गल्ला लगा के, नकली स्टिकर लगा के देसी और अवैध शराब को एक सिद्ध नहीं हुआ निशिकांत जी। सौरभ जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज जी। तो जो दो गल्ला लगा के और स्टिकर फर्जी लगा के ये सारी चीजें जो आप कर रहे थे, तो जो 2000 करोड़ तो ईडी बोल रही है, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा सिंडिकेट निकलेगा, बहुत बड़ा धमाका निकलेगा। लेकिन जो आपने बोला सौरभ जी की मैं जो बोला कि पत्ते नहीं खोले मतलब अभी चुनाव के समय हम लोग आए नहीं है, 6 महीना अभी बचा हुआ है, हमारे क्या मतलब कौन सा कैंडिडेट होगा, कैसे हमारी लड़ाई होगी, वो विषय पे बोला, ये बात पे नहीं बोला। ईडी हमारे, आपको अगर लगता है जरा सा भी, आप तो पढ़े लिखे दिखते हो, मुझे समझदार भी दिखते हो, आपको लगता है कि किसी के फोन से ईडी जाके कार्रवाई कर देगी? आपको लगता है ऐसा? केंद्रीय एजेंसी है, मजाक मत बनाइए। आपको मैं समझ मजाक आप लोगों ने बनाया निशिकांत जी, बिल्कुल किसी के फोन से बात नहीं हो रही है, किसी के फोन की बात नहीं हुई है यहाँ पर। जिनका फोन जाना चाहिए, जिनके अंडर वो काम करे, उनके फोन की बात हुई है। सौरभ जी बी मैच्योर, सूरज जी बी मैच्योर है। निशिकांत जी मेरी मैच्योरिटी पे सवाल न उठाएं, आप लोग अपना कार्य करें, अपना जवाब दें। आप साहब आपको बोलने दिया मतलब ये मेरी गलती है? मतलब यही तरीका है आपका डिबेट में बात करने का? देखिए निशिकांत जी, आप अपना आपा खो रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे संबोधित करके पूछा, इसलिए मैंने जवाब दिया। देखिए आज भाजपा का चरित्र आपके सम्मानित चैनल पे दिख रहा है काजल जी। आप इनको संभाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भाजपा का चरित्र दिख रहा है। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है किसी व्यक्ति से बात करने का? इसी तरीके की बात है, इसी तरीके के आपराधिक तत्व भाजपा के अंदर भरे हुए हैं। काजल जी मैं बिल्कुल इस बात का विरोध करता हूं, अपराधी की बात कर रहे हैं में ना बिठाया जाए और इस तरीके की बात अब यू विल टीच मी, बिल्कुल सुधारे। बीजेपी प्रवक्ता है, मैं आपके बीच में किसी तरीके से अपशब्द की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है निशिकांत जी। तो आप तरीके पे बात करिए, तथ्य पे बात करिए, तथ्यात्मक जवाब दूंगा आपको। मत सिखाओ ना दादा, आप नरवा गरवा गुड़वा बड़ी करो ना, आप सिखा क्यों रहे हो? मुझे बताने दो, या आप बोलो कि पीएससी के माध्यम से आप जज बने हो। बताइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपका, बताइए और हम यहीं बैठ के आपका जवाब देंगे। अरे देंगे ना देंगे छोड़ो ना यार, वो मेरी बात रखने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ईडी अगर वहां पे कुछ नहीं मिलता तब तो एक सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सौरभ जी कि क्या ईडी ने पैसा प्लांट कर दिया? क्या ईडी ने उनके नाम से बेनामी संपत्ति बनाई और उसको प्लांट कर दिया? क्या सोने को प्लांट किया गया? या जो इतना बड़ा सिंडिकेट बनाया गया वो ईडी ने अपनी तरफ से बना दिया जलेबी? ये सब सारे तथ्य हैं जो ईडी ने सबमिशन में दिए हैं। अब आपको इसको नकारना, नकारते नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि न्यायालय इनको बेल क्यों नहीं दे रहा है? आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, ईडी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सेना पे भरोसा नहीं है, भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। अरे आपको अपने लोगों पे तो भरोसा है जो सिंडिकेट में शामिल थे। ये सूर्यकांत तिवारी इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे चला रहा था 25 रुपए टन का बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में? सौम्या चौरसिया एक डिप्टी कलेक्टर, आईएएस भी नहीं है, वो पूरे प्रदेश के संसाधन को कैसे एकदम सिस्टमेटिक लूट रही थी। ये कहां से हुआ? जय सिंह अग्रवाल ने जब चिट्ठी लिखी, देखिए ये प्रसंग कहां से चालू हुआ था इसको भी समझने की जरूरत है सौरभ जी। जय सिंह अग्रवाल हमारी पार्टी का तो है नहीं, उसने चिट्ठी लिखा, उस पर कार्रवाई शुरू हुई, तब इतना बड़ा सिंडिकेट खुला। आप बात कह रहे हो, हम तो बोल रहे थे कि अपराध भ्रष्टाचार हो रहा है,
लेकिन इसको साबित करने के लिए मोहन मरकाम जब विधानसभा में सवाल उठाते हैं तो वो भी आपके पार्टी के नहीं है, या वो गलत बोल रहे हैं, ये भी बोल दो। तो जब आपके बड़े से बड़े नेता जब बता रहे थे कि प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया है, ये उस तो समय सर आपके बात दिमाग में क्या रिपीट हो था? रही है, ये आप कह चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया नहीं जी। बोला था मैं, ये टी एस सिंहदेव जी ने बोला था, ये बात मैं अभी रख रहा हूँ आपके समक्ष। तो बात क्या है कि हर चीज को मैनिपुलेशन के हिसाब से देखना है आपको, तो आप देख सकते हैं, नजरिया आपका है, लेकिन जो प्रदेश के संसाधन को लूटेगा उसको किसी को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर प्रदेश की जनता के हक को छीना गया है, मारा गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अभी तो कांग्रेसी नहीं है गिरफ्तारी में तो अभी व्यापारी हैं, अधिकारी हैं, तो उनके समक्ष आप क्यों खड़ा हो जा रहे हो? आप उनके वकील क्यों बन रहे हो अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? तो कहीं ना कहीं चोर मचाए शोर वाली जो बात है वही स्थिति यहाँ सामने है। काजल जी, जी काजल, बिल्कुल। अनिल जी, 2010 में घोटाला जो हुआ था 2G घोटाला, उसके जो सभी आरोपी थे वो बरी हो गए हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए हर्षा जी, जो सबसे बड़ी अहम बात है जो जनता स्वीकार कर रही है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं और वो ये दावा करते हैं कि हम लोकतंत्र को पारदर्शी बनाएंगे, पारदर्शी सरकार चलाएंगे, शासन चलाएंगे, तब ये जो भ्रष्टाचार के मामले हैं ये कहीं न कहीं किसी भी राजनीतिक दल को बदनाम करते हैं और सरकार को भी बदनाम करते हैं। ठीक है। इसलिए ईडी जैसी जांच एजेंसियां सामने आती। अब यदि राजनीतिक दल हमारी जांच एजेंसियों को नकार देंगे तो हम ये सब कैसे स्थापित कर पाएंगे? आप एनआईए को नकार देंगे, आप सीआईडी को नकार देंगे। छत्तीसगढ़ में सीआईडी नाम की कोई जांच एजेंसी है? उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है? पिछले 20 सालों में सीआईडी का कोई अस्तित्व नजर नहीं आया राज्य में। कोई भी केस का सॉल्व सीआईडी नहीं कर सकी। एनआईए आप देख लीजिए, एनआईए जांच एजेंसी बैठाई गई, झीरम घाटी कांड, हत्याकांड का आज तक रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। फिर आप सीबीआई देखिए, सीबीआई को भी जांच दी गई झीरम घाटी कांड की, आज तक उसके नतीजे सामने नहीं आए। और अब ईडी बची है तो आप ईडी पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप ईडी को भी ऐसा नेस्तनाबूद कर देना चाह रहे हैं कि जो विश्वसनीय रिजल्ट ही नहीं दे पा रही है। तो अगर हमारी केंद्र जांच एजेंसियां इस तरह पंगु हो जाएंगी, इस तरह विश्वसनीय बना दी जाएंगी, तो हम कैसे लोकतंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं? ये हमें दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को इस पर विचार करना होगा। आज तक झीरम घाटी कांड के नेताओं को न्याय नहीं मिल सका, उनके परिजन आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं, जबकि 3 बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जांच में सहयोग नहीं किया गया, उन्हें सबूत नहीं दिए गए, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप मढ़ते रही कि वो जांच होने नहीं देना चाहिए। अरे जब बीजेपी की जांच बीजेपी की सरकार थी तब सीबीआई नहीं चल पाई। आज कांग्रेस की सरकार है तो एनआईए रिजल्ट नहीं दे पा रही, आज ईडी को काम नहीं करने दिया। तो देखिए ये बात हमें समझना होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि ईडी का जहां तक छत्तीसगढ़ में मामला है उसे साफ तौर पर काम करने देना चाहिए। आप उस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो अफसरों का हतोत्साहित होते हैं, वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और राजनीतिक दल किस तरह का दबाव बनाते हैं हमने देखा। गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन पर जब गुजरात दंगों के आरोप लगे, ईडी ने उनको जांच के नरेंद्र मोदी, वो अकेले जांच के लिए जाते थे, आकर के 22 तक नहीं देते थे। ठीक है। इतना ईडी का वो सम्मान करते थे, जांच एजेंसी का सम्मान करते थे कि वो ईडी पर कभी सवाल नहीं उठाए। आज सरकार को कौन बदनाम कर रहा है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं कर रहा है, उसने तो जिंदगी भर काम किया तो कांग्रेस की सरकार बनवाई, लेकिन कुछ भ्रष्ट अफसरों के चलते सरकार बदनाम हो रही है। उसका जो दोबारा सपना है सत्ता में आने का, वो धूमिल होता नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा भरोसा है कि वे अच्छा काम करेंगे, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों से आग्रह है कि वे जांच एजेंसियों को अपना काम करने दें, सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ। जो गलत है उसको जेल जाने दीजिए, क्या समस्या है? ठीक है, ये जनता पूछना चाहती है। बिल्कुल। निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं वही बोल रहा था कि देखिए वास्तव में जो अनिल जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए जांच होने दीजिए। अगर जांच में कुछ निकल रहा है, देखिए ऑथेंटिकेशन है या नहीं है इस पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं जो ऑथेंटिक प्रूफ हो चुका है, जिसको ईडी ने सबमिट कर दिया, सबमिशन में दे दिया है, उस पे भी आप चर्चा करेंगे। तो जब आप ही के नेता इन सब चीजों का आरोप लगा रहे थे तब तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अभी ईडी प्रूफ करी तो आपको लगता है कि वो बायस है। बायस होगी
तो इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे होगी? इतने बड़े सिंडिकेट को कैसे पकड़ा जाएगा? आप सोचिए कि अभी लगातार कार्रवाई हो रही है और सिंडिकेट बड़ा ही होता जा रहा है, और लोग पूछते हैं कि आखिर क्या मिला? अरे इतना बड़ा सिंडिकेट है, कैसे नहीं रेक्टिफाई करेगी? हर कोई का किसी ना किसी से कनेक्शन दिख रहा है, इतना बड़ा चार्जशीट है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ काजल जी, कि देखिए अगर मान लीजिए कि सांच को आंच की आवश्यकता क्या, अगर कोई सही है तो उसको डरने की आवश्यकता क्या है? जैसे अभी आपने कहा कि 2010 में जो 2G में गए थे वो बाहर आ गए, अगर कोई सही है उसमें गलत होगा ही नहीं। लेकिन आप बेवजह इस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी पे टिप्पणी कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसी को कार्रवाई करने दीजिए। कल मतलब जो नेता नहीं पकड़े गए हैं, जिसपे आप बोलते हैं कि 93% 94% विपक्ष पे टारगेट किया जा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ 175 तो नेता है टोटल 310 में। अब 310 में कितना परसेंट 175 हुआ? आप सौरभ जी खुद आकलन कीजिए, स्वयं इंट्रोस्पेक्ट करके इसको देखिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सारे अधिकारी और व्यापारी उसमें निकल रहे सारे, अब उनको सिंडिकेट में सहयोग जिसने किया होगा समझेगा। जी काजल जी। जी बिल्कुल। सौरभ जी, आपको रुक करना चाहूंगी। अगर हम हाल की बात करें तो हाल के कई मामलों को ध्यान में रखें तो विपक्ष के आरोपों में दम कहीं ना कहीं नजर आई, तो फिर विपक्ष इन एजेंसियों के खिलाफ अदालत की शरण क्यों नहीं ले रहा आखिर? देखिए काजल जी, हम भी वही कह रहे हैं। हम यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार महोदय से बिल्कुल सहमत हैं कि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है व्यापारियों के खिलाफ हो या नेता के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, अगर वो जांच सही तरीके से और बिना द्वेषपूर्ण होता है तो हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जांच करने के लिए सहयोग करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी ने भी ये बात कही है कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और जो जिस तरीके से निशिकांत जी बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जहां पर जांच सिद्ध नहीं हुई, तो हम कांग्रेस के जो नेता हैं जिनके ऊपर कोई तथ्यात्मक प्रूफ नहीं मिला है, उसके खिलाफ उनके ईडी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसी भी व्यापारी या किसी भी अधिकारी उनके जेल में जाने के खिलाफ किसी भी तरीके से कभी कोई आवाज हमने उठाई नहीं है। वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो दोषी पाएंगे तो उसकी सजा वो भुगतेंगे ही, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है उसके लिए। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये सिर्फ विपक्ष या दूसरे दलों के ऊपर क्यों आ रहा है, ये हमारा पहला सवाल है। 36,000 करोड़ के नान घोटाले को ईडी क्यों नहीं छूती है? कोई भी व्यक्ति जब वो कांग्रेस या विपक्षी दल में होता है तो वहां पर वो भ्रष्टाचारी होता है, और जैसे ही बीजेपी प्रवेश करता है तो उसके भ्रष्टाचार क्यों समाप्त हो जाते हैं? तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बिल्कुल सौरभ जी, हम सुन पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है तो हमें यहीं पर पूर्ण विराम लगाना होगा। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो जहां एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस सरकार को बदनाम और परेशान करने के लिए किया है। साथ ही कहा जा रहा है कि ईडी बीजेपी के एजेंट और भस्मासुर के तौर पर काम कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये कहना है कि ईडी राज्य के संसाधनों की लूट को बचाने और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रही है। इस पर हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और इस पर कितनी सियासत जो है वो देखने को मिलती है। आमना सामना इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।